हाय हेलो एवरीवन। सो ज्वेलरी स्पेस में एक स्मॉल कैप प्लेयर गोल्डियम इंटरनेशनल, इस कंपनी पे आज हम डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट टाइम इस कंपनी को कवर कर रहे हैं। सो इनका बिजनेस मॉडल, Q3 में रिजल्ट कैसे रहे कंपनी के, एंड कॉन कॉल में मैनेजमेंट का कैसा कमेंट्री आने वाले क्वार्टर्स को लेकर के, इन सारी चीजों पे डिस्कशन करेंगे। सो ज्वेलरी स्पेस में अभी तक हम काफी सारी कंपनीज को कवर कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। एंड एक चीज आपने देखी होगी, हर एक क्वार्टर में जो भी इन कंपनीज का कॉन कॉल होता है, हर एक कॉन कॉल में इन कंपनीज को लैब ग्रोन डायमंड के बारे में पूछा जाता है। काफी बज है इस पूरी इंडस्ट्री के अंदर लैब ग्रोन डायमंड का। एंड चाहे रिटेलर स्पेस के अंदर हम कल्याण ज्वेलर्स या बाकी कंपनीज को देखें, या मैन्युफैक्चरिंग स्पेस के अंदर अगर आप देखोगे स्काई गोल्ड, आरबीजेड ज्वेलर, सो कोई भी कंपनी अभी तक ऐसा एग्रेसिवली उन्होंने गाइडेंस दिया नहीं है कि उनको बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन डिमांड देखने को मिला अपने स्टोर लेवल पे, एंड लैब ग्रोन डायमंड में पर्टिकुलरली वो ग्रो करने का काफी एग्रेसिवली एम कर रहे हैं। ऐसा कहीं भी किसी कंपनी से हमने अभी तक कमेंट्री देखा नहीं है। तो ये जो गोल्डियम इंटरनेशनल कंपनी है, इनको आप बोल सकते हो कि ये प्योरली लैब ग्रोन डायमंड के ऊपर प्ले कर रहे हैं। कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है? सो ये कंपनी 35 इयर्स पुरानी कंपनी है। स्टार्ट जब ये हुई थी कंपनी, तो डायमंड पॉलिशिंग और डायमंड एक्सपोर्ट का ये इनका बिजनेस था। देन ग्रेजुअली कंपनी ने अपने मॉडल को शिफ्ट किया डायमंड ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग की तरफ। एंड आज के टाइम पे अगर आप देखोगे तो इनका 100% जो बिजनेस है वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, एंड 100% B2B बिजनेस है। सो कंपनी क्या करती है? डायमंड ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग करती है, डिजाइन करती है। एंड यूएस के अंदर सबसे बड़ा मार्केट है इनका यूएस में। यूएस के अंदर वहां के जो रिटेलर्स हैं, मैनेजमेंट का कहना है कि यूएस में बड़े से बड़ा जो रिटेलर है, सबसे बड़ी जो ज्वेलरी रिटेलिंग कंपनी है, वो भी हमारा क्लाइंट है। एंड छोटे से छोटा रिटेलर भी अगर आप देखोगे नॉर्मली जिसके 50 स्टोर्स हैं, 100 स्टोर्स हैं, वो भी हमारा क्लाइंट है। सो उनको कंपनी डायमंड वगैरह डिजाइन, ज्वेलरी वगैरह डिजाइन करके एक्सपोर्ट करती है। वहां पे ये वाला काम है कंपनी का। यूएस से ही सबसे मेन बिजनेस आता है। सो सेम इसको आप B2B में बोल सकते हो। जैसे स्काई गोल्ड को हम देखते हैं तो वैसा ही इनका भी B2B का मॉडल है। बट डिफरेंस ये है कि स्काई गोल्ड, आरबीजेड इंडिया के अंदर ये इसका बिजनेस को ऑपरेट करते हैं। इस कंपनी का 100% जो रेवेन्यू है वो एक्सपोर्ट से आता है आज के टाइम पे। अब कंपनी का अगर आप रेवेन्यू मिक्स देखोगे, सो 4-5 ईयर्स पहले तक इस कंपनी का जो मेजर जो रेवेन्यू है, आप बोल सकते हो कि 90-95% जो रेवेन्यू है कंपनी का, वो नेचुरल डायमंड से आता था। लेकिन लास्ट 3-4-5 ईयर्स के अंदर मैनेजमेंट का कहना है कि यूएस में इनका जो टारगेट कस्टमर है, मतलब इनके जो क्लाइंट्स हैं, वो मेनली जो टारगेट करते हैं वहां के मिडिल क्लास कस्टमर को करते हैं। सो इनकी कंपनी का कहना है कि लास्ट 4-5 ईयर्स में वहां की मिडिल क्लास को बहुत अच्छे से एजुकेट किया गया है, अवेयरनेस बिल्ड करी गई है लैब ग्रोन डायमंड के बारे में। अगर आप ब्रीफ में समझो तो लैब ग्रोन डायमंड और नेचुरल डायमंड में बेसिकली कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। प्रॉपर्टीज वाइज अगर आप देखोगे, लुक वाइज अगर आप देखोगे, दोनों बिल्कुल सेम है। सिर्फ उनके ओरिजिन में डिफरेंस है। एक जो है वो लैब में ग्रो हुआ है, दूसरा जो है वो आपका नेचुरली ग्रो हुआ है। जैसा इसको आप बिल्कुल ऐसे समझ सकते हो जैसे एक नेचुरली कंसीव बेबी हो गया एंड दूसरा आईवीएफ के थ्रू हो गया। अब उन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करना काफी ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। बस दोनों का जो है वो ओरिजिन अलग है। तो सेम डायमंड के साथ में भी है। नेचुरल डायमंड जो है उसका कॉस्ट अगर आप देखोगे तो वो काफी ज्यादा हो जाता है। हालांकि दोनों के लुक में या दोनों की प्रॉपर्टीज में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। एंड यहीं पे सबसे बड़ा वैल्यू है कंज्यूमर्स के लिए। सो उनकी मैनेजमेंट का कहना है यही चीज यूएस में वहां के मिडिल क्लास को लास्ट 4-5 ईयर्स के अंदर काफी अच्छे से एजुकेट किया गया है, अवेयर किया गया है उनको कि कितना बड़ा वैल्यू एडिशन है उनके लिए अगर वो लैब ग्रोन डायमंड को बाय करते हैं। बिकॉज जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, एक नॉर्मल जो ज्वेलरी है, आप रिंग ले लो या कुछ ऐसा नॉर्मल ज्वेलरी अगर आप देखो, तो डायमंड में, नेचुरल डायमंड में जो उसकी टोटल कॉस्ट आएगी वो 4.5 से 5 लाख के बीच में आएगी। सेम अगर आप वो लैब ग्रोन डायमंड का परचेज करते हो, सेम प्रॉपर्टीज, सेम उसमें जितना क्वांटिटी गोल्ड उसमें यूज हुआ है उतना क्वांटिटी गोल्ड लैब ग्रोन डायमंड में यूज हुआ होगा, तो उसकी जो टोटल कॉस्ट है वो आपकी 50 से 60,000 के रेंज में आएगी। तो हालांकि लुक वाइज या प्रॉपर्टी वाइज कोई खास डिफरेंस नहीं है, सिर्फ दोनों का ओरिजिन में डिफरेंस है। लेकिन प्राइस में अगर आप कंपेयर करोगे तो बहुत बड़ा डिफरेंस दिखता है। 4.5 लाख से यहाँ पे आपको लैब ग्रोन डायमंड में वो 50 से 60,000 में अवेलेबल होता है। तो इसको फेक डायमंड नहीं बोल सकते आप, आर्टिफिशियल डायमंड नहीं बोल सकते। सिर्फ इनके अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इनके ओरिजिन में डिफरेंस है। एंड वहीं पे सबसे बड़ा प्ले आता है ये लैब ग्रोन डायमंड का, जो कंपनी को लास्ट 3-4 ईयर्स के अंदर एडवांटेज मिला है यूएस मार्केट में, एक्सपोर्ट मार्केट में। आज के टाइम पे लैब ग्रोन डायमंड इस कंपनी के लिए 60% से भी ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है। सो जो 4-5 ईयर्स पहले हार्डली 5% रेवेन्यू आता था, आज के टाइम पे 60% से ज्यादा रेवेन्यू आता है। तो हमको इससे आइडिया मिलता है कि कितना सिग्निफिकेंट ग्रोथ रहा है इस कंपनी का लैब ग्रोन डायमंड के ऊपर। देन
कंपनी का ये एक्सपोर्ट का बिजनेस अच्छा चल रहा है, B2B वाला पार्ट काफी अच्छा चल रहा है। एंड अब इन्होंने क्या किया है, जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है, हम पास्ट में भी बहुत बार इस चीज को डिस्कस करते हैं कि जब भी कोई बिजनेस किसी नए टेरिटरी में एंटर करता है, किसी नए कस्टमर सेगमेंट को टारगेट करने को देखता है या कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करता है, वो एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट बनता है उस बिजनेस को ट्रैक करने का। क्योंकि अगर पास्ट में उसका एग्जीक्यूशन अच्छा रहा है एंड ये वाला फेस अगर कंपनी अच्छे से एग्जीक्यूट करती है, तो एक बहुत अच्छा वैल्यू एडिशन हो सकता है स्टेक होल्डर्स के लिए, शेयर होल्डर्स के लिए। तो सेम गोल्डियम इंटरनेशनल अब क्या कर रहा है, लास्ट 30-35 ईयर्स से प्योर B2B बिजनेस था इनका, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेस था कंपनी का। अब कंपनी ने डोमेस्टिक में B2C सेगमेंट पे फोकस करना स्टार्ट किया है। सो दिवाली के अंदर इन्होंने अपना पहला स्टोर लॉन्च किया है, ओरिजम इनका ब्रांड है, मुंबई के अंदर इन्होंने अपना पहला स्टोर ओपन किया है। और कहाँ पे केटर कर रही है कंपनी, तो जो आपके लैब ग्रोन डायमंड है, जो डेली फाइन ज्वेलरी होती है, उस सेगमेंट में कंपनी केटर कर रही है। सो इनका जो कॉम्पिटिटर्स या पीयर्स अगर आप देखोगे तो उसमें आपका कैरेट लेन हो गया, मिया हो गया, ब्लू स्टोन हो गया, इस तरीके की जो कंपनीज हैं जो डेली वेयर, फैशन वेयर या फिर आपका एवरीडे फाइन ज्वेलरी जो बनाती है, सेल करती है, रिटेलिंग करती है, वो इनके मेन कॉम्पिटिटर्स हैं। मैनेजमेंट का कहना है कि यूएस में तो अच्छी ग्रोथ हमको मिल ही रही है, लेकिन इंडिया इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर हम सिर्फ नॉर्मल ज्वेलरी मार्केट की बात करें, गोल्ड ज्वेलरी मार्केट की बात करें, जिसमें आपके सारे कल्याण, गाडगिल, सेनको वगैरह सब आते हैं, सिर्फ इसी इंडस्ट्री का ग्रोथ एक्सपेक्टेड है कि नेक्स्ट 5-10 ईयर से 14-15% पे ये इंडस्ट्री ग्रो कर सकती है। उसमें अगर आप लैब ग्रोन डायमंड को देखोगे, जो इतना बड़ा वैल्यू ऐड करता है कंज्यूमर के लिए, तो मैनेजमेंट कहता है कि अगर ये चीज अच्छे से एग्जीक्यूट हो गई हमारे लिए, सो नेक्स्ट 5-7-8-10-20 ईयर्स तक के लिए एक बहुत बड़ा ग्रोथ एवेन्यू आ जाएगा हमारे हमारे बिजनेस के पास में। क्योंकि लैब ग्रोन डायमंड में इंडिया में पैन इंडिया लेवल पे कोई बड़ा प्लेयर नहीं है, कोई भी नेशनल प्लेयर नहीं है। लैब वेडिंग ज्वेलरी में अगर हम देखें तो ऑफकोर्स तनिष्क है, कल्याण को भी आप काइंड ऑफ पैन इंडिया प्लेयर बोल सकते हो, लेकिन लैब ग्रोन डायमंड इंडस्ट्री के अंदर अभी तक कोई ऐसा बड़ा प्लेयर निकल के आया नहीं है। जितनी भी इंडस्ट्री के बड़े प्लेयर्स हैं उनको तो हम ट्रैक करते ही, उनमें से कोई भी अभी इंटरेस्टेड नहीं है कि एग्रेसिवली इस वाले सेगमेंट के अंदर प्ले करे। अब इनकी मैनेजमेंट को क्योंकि 30-35 ईयर्स का एक्सपीरियंस है डायमंड ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग का, सबसे बड़ा एडवांटेज आप बोल सकते हो कि यूएस में वेस्टर्न मार्केट के अंदर कंपनी वहां पे सेल करती है। सो उनको बहुत अच्छे से आइडिया है कि कौन से डिजाइन वहां पे चल रहे हैं, किस तरीके के डिजाइन को ज्यादा पसंद किया जाता है। इनकी सोर्सिंग कैपेबिलिटी, एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी, मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी, पूरा सप्लाई चेन सब कुछ कंपनी खुद मैनेज करती है इन हाउस। तो ये इनको एक बहुत बड़ा एडवांटेज देगा इंडियन मार्केट के अंदर, डोमेस्टिक मार्केट के अंदर। अभी तक अगर हम बात करें तो टोटल 3 स्टोर्स इन्होंने ओपन कर दिए हैं। तो ये एक काफी अच्छा ग्रोथ प्लान है, एक्सपेंशन प्लान है कंपनी का। तो ये इनको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाता है। तो ये पूरा बिजनेस मॉडल था गोल्डियम इंटरनेशनल का। अब देखते हैं इनके Q3 में रिजल्ट कैसे आए हैं, एंड देन उसके साथ में इनका कॉन कॉल डिस्कस करेंगे और आगे का आउटलुक समझेंगे। सो इनका Q3 का नंबर अगर आप देखोगे तो थर्ड क्वार्टर में जो रेवेन्यू है उसमें 41% की ग्रोथ है कंपनी की YOY लेवल पे। सेकंड क्वार्टर में मैनेजमेंट का अगर आप रेवेन्यू का नंबर देखोगे वो थोड़ा सा अंडर परफॉर्म हुआ था, एंड मैनेजमेंट ने वहां पे कहा था कि कुछ जो सेल्स है हमारा या कुछ जो रेवेन्यू है वो एक तरीके से पोस्टपोन हो गया है। तो वही हमको देखने को मिला है कि Q2 में रिजल्ट थोड़ा सा खराब था ग्रोथ के पैरामीटर पे, लेकिन थर्ड क्वार्टर में टॉप लाइन में काफी अच्छी ग्रोथ है। इबिट्टा में 62% की ग्रोथ देखने को मिली है, एंड मार्जिन भी अगर आप देखोगे तो 21 से 25% के आसपास आ गए हैं। एक और जो सबसे अच्छी चीज लगती है गोल्डियम इंटरनेशनल की, किसी भी बिजनेस को अगर आपको देखना हो कि ओवर द इयर्स उस बिजनेस ने एफिशिएंसी बिल्ड करी है नहीं करी है, मैनेजमेंट का कैसा काम रहा है उस बिजनेस के ऊपर। सो अगर आप उसका एक लॉन्ग टर्म का स्नैपशॉट देखते हो, 5 ईयर का, 10 ईयर का उनका पीएनएल देखोगे, तो 2-3 चीजें हम देखते हैं मेनली। सबसे पहला देखते हैं मार्जिन में कैसा परफॉर्मेंस रहा है, दूसरा देखते हैं कि प्रॉफिट में कैसा परफॉर्मेंस रहा है, एंड तीसरा चीज हम देखते हैं कि आरओई का नंबर कैसा गया उस बिजनेस के लिए। तो गोल्डियम इंटरनेशनल का एक्चुअली अगर आप देखोगे तो इनके मार्जिन जो ऑन एन एवरेज पहले 10-12% के बीच में रहते थे, आज के टाइम पे कंपनी के मार्जिन 20% से भी ज्यादा है। तो ये हमको क्या दिखा रहा है कि प्रोडक्ट मिक्स जो इन्होंने चेंज किया है नेचुरल डायमंड से लैब ग्रोन डायमंड में, वो इनके मार्जिन के लिए बहुत ज्यादा एफिशिएंट रहा है। बिकॉज नेचुरल डायमंड में मैनेजमेंट का कहना है कि 15 से 20% के बीच का मार्जिन रहता है, बिट्टा मार्जिन रहता है हमारा। लैब ग्रोन डायमंड में 20 से 25% का मार्जिन रहता है। सो जैसे जैसे लैब ग्रोन डायमंड का सेल्स इंक्रीज हुआ है, कंपनी के ऑपरेशन मार्जिन में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। पैट में भी काफी अच्छी ग्रोथ रही है, और आरओई जो कंपनी का ऑन एन एवरेज 13-14% रहता था, अब वो 16-17% पे आया है। सो मार्जिन में इंप्रूवमेंट है, पैट में ग्रोथ है, और आरओई में इंप्रूवमेंट है।
तो ये सारी चीजें क्या बता रही है कि बिजनेस ओवरऑल अच्छे डायरेक्शन में मूव कर रहा है। पिछले 4 5 10 ईयर्स में अगर हम बात करें तो मैनेजमेंट ने जो भी डिसीजन लिए हैं वो बिजनेस के लिए काफी अच्छे से क्लिक हुए हैं। सो अगेन थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट पे आते हैं। इबिटा में अच्छी ग्रोथ है, मार्जिन में इंप्रूवमेंट है, पैट में भी अगर आप देखोगे तो 54% की ग्रोथ देखने को मिली है। देन 9 मंथ्स में भी अगर हम ओवरऑल देखें तो अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है। सिर्फ एक Q2 थोड़ा सा अंडर परफॉर्म किया था कंपनी के लिए, अदरवाइज 29% की ग्रोथ है। इबिटा में सॉलिड ग्रोथ है और पैट में 28% का ग्रोथ देखने को मिला है 9 मंथ्स के बेसिस पे भी। इनका सेल्स मिक्स अगर आप देखोगे सो आज के टाइम पे 80% जो सेल्स है कंपनी का वो लैब ग्रोन से आया है। ये इनका यूएस का नंबर है, B2B नंबर, ऑफ कोर्स B2C अभी इन्होंने जस्ट स्टार्ट किया है इंडिया में, तो उसका अभी कुछ खास रेवेन्यू वगैरह आया नहीं है। आज के टाइम पे मेन बिजनेस इनका अभी B2B से ही आता है। 20% जो रेवेन्यू है कंपनी का वो नेचुरल डायमंड से आया है। अब लास्ट ईयर का अगर आप कंपेयर करोगे तो लैब ग्रोन से 58% रेवेन्यू आता था। सो सिर्फ 1 ईयर के अंदर हम देख सकते हैं कितना ज्यादा वैल्यू एडिशन हुआ है कंपनी के लिए इस लैब ग्रोन डायमंड के अंदर। देन इनका ऑनलाइन का भी डिवीजन है। सो इन स्टोर का मतलब क्या हो गया, इनके क्लाइंट्स के स्टोर के ऊपर जो सेल होता है फिजिकल स्टोर्स के ऊपर, वो वाला बिजनेस यहाँ पे हो गया। ऑनलाइन का मतलब हो गया इनके जितने भी क्लाइंट्स हैं यूएस में, जितने भी रिटेलर्स हैं, उनका जो ई कॉमर्स वाला पार्ट है वहां पे कंपनी अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करती है। सो इनकी मैनेजमेंट का कहना है कि हमने हमारे क्लाइंट्स को बोला कुछ कुछ ईयर्स पहले कि आपका जो ऑनलाइन वाला डिवीजन है हम उसको बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं आपके आपके बेनिफिट के लिए, आपके ग्रोथ के लिए, बिकॉज हमारे पास सारा कुछ इन हाउस है। लैब ग्रोन जो प्रोडक्ट है हमारा उसको हम इन हाउस बिल्ड करते हैं, डिजाइन से लेकर के सारी कुछ चीजें। तो उसकी फुटेज हो गई, इमेजेस हो गई, वीडियो हो गया, उसका फीडिंग हो गया, पूरा वो हमारे पास रेडी है। कंपनी ने इनके वेबसाइट पे उसको यूज किया एंड आज के टाइम पे अगर आप देखोगे तो कंपनी का 28% रेवेन्यू जो है वो ई कॉमर्स वाले डिवीजन से आता है या ऑनलाइन वाले डिवीजन से आता है। मैनेजमेंट का कहना है कि पूरी इंडस्ट्री के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट डबल ये नंबर है। मतलब इंडस्ट्री के लिए 10-14% का जो बिजनेस है वो ऑनलाइन आता है, हमारे लिए 28% जो रेवेन्यू है वो ऑनलाइन आता है, बिकॉज हम उसको काफी अच्छे से यूज कर पा रहे हैं, अच्छे से लेवरेज कर पा रहे हैं उस चीज को। सो ये पूरा रिजल्ट है कंपनी का, ग्रोथ ओवरऑल काफी अच्छे आए हैं। अब देखते हैं कि कॉन कॉल के अंदर मैनेजमेंट कैसा गाइडेंस देता है, कैसा आउटलुक देता है आने वाले क्वार्टर्स के लिए, एंड आगे अपॉर्चुनिटी का साइज डिस्कस करेंगे ऑफ कोर्स। सो नंबर्स अच्छे रहे हैं। कंपनी का कहना है कि ऑर्डर बुक अगर आप देखोगे एज ऑफ Q3 सो 175 करोड़ का इनका टोटल ऑर्डर बुक है। एंड ये जो ऑर्डर बुक है ये नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स के अंदर कंपनी को एग्जीक्यूट करना है। अभी कुछ टाइम पहले इनका एक अपडेट भी आया था मैनेजमेंट की तरफ से कि 60 करोड़ का और ऑर्डर मिला है कंपनी को यूएस में। एंड अगेन उस ऑर्डर को इंक्लूड करके जो टोटल ऑर्डर बुक हो गया कंपनी का वो 175 करोड़ हो गया है, जो कि लास्ट ईयर सेम टाइम के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है। सो इससे हमको आइडिया मिलता है कि अगला ये वाला क्वार्टर तो एटलीस्ट काफी अच्छा रह सकता है इस बिजनेस के लिए रेवेन्यू फ्रंट पे। देन इनका जो ओरिजिन ब्रांड है उसमें टोटल अभी तक इन्होंने 3 स्टोर्स ओपन करे हैं। सो इनिशियली इनका प्लान था कि 6 मंथ्स के अंदर हमको 15 स्टोर्स ओपन करने हैं, यानी बाय द एंड ऑफ मार्च 25 या FY25 हमको टोटल 15 स्टोर्स ओपन करने हैं इंडिया के अंदर। कंपनी ने उसको थोड़ा सा चेंज किया उस प्लान को, बिकॉज इनका कहना है कि बैकएंड में हमने इन्वेस्ट किया है उसके उसके ऐप के ऊपर, उसके उसके वेबसाइट के ऊपर, उसके इन्वेंट्री वगैरह के ऊपर ओरिजिन के, तो इसलिए थोड़ा सा उसमें डिले हुआ है। अभी कंपनी ने 3 स्टोर्स ओपन कर दिए, मुंबई के अंदर ही किए हैं, दिसंबर तक करें। मैनेजमेंट 3 स्टोर और ओपन करने का प्लान कर रही है। ये तीनों स्टोर जो हैं वो भी मुंबई में होंगे और ये मार्च 25 तक ओपन करने का प्लान है। अगेन कुछ टाइम पहले इनका एक और अपडेट आया था जहां पे कंपनी ने बताया कि 4th स्टोर जो है इनका वो ओपन हो चुका है मुंबई के अंदर। सो अभी 2 स्टोर इनको और ओपन करने का टारगेट है मार्च के एंड तक। देन Q1 और Q2 ऑफ FY26 कंपनी प्लान करेगी NCR के अंदर और बैंगलोर के अंदर। सो ये इनका पूरा एक्सपेंशन प्लान है। देन उसके बाद मैनेजमेंट का कहना है कि लैब ग्रोन डायमंड का डिमांड अगर हम देखें तो काफी अच्छी डिमांड है। इनफैक्ट बहुत सारे जो रिटेलर्स हैं, बड़े बड़े रिटेलर्स हैं जो हैं यूएस के अंदर, उनकी तरफ से हमारे पास में इंक्वायरी, हमारे पास में रिक्वेस्ट आ रही है कि जो भी आप हमको ऑर्डर भेज रहे हो वो लैब ग्रोन डायमंड का भेजो, जो नेचुरल डायमंड है उसका ऑर्डर हमको नहीं चाहिए। तो इस तरीके की रिक्वेस्ट आ रही है। सो एक तरीके से हमको शो कर रहा है कि डिमांड लेवल वहां पे कैसे पेनिट्रेट हो रहा है। मैनेजमेंट कह रही है कि पहले जो इनिशियल डिमांड हमको देखने को मिली थी वो 1 कैरेट से लेकर के 3-4 कैरेट तक देखने को मिली थी, लेकिन आज के टाइम पे कुछ वहां से रिटेलर्स हैं जो 5 कैरेट, 7 कैरेट, 10 कैरेट तक का लैब ग्रोन डायमंड के अंदर हमको ऑर्डर दे रहे हैं। तो मतलब टिकट साइज एक तरीके से इंक्रीज हो रहा है कंपनी के लिए। मैनेजमेंट का कहना है कि प्राइस को लेकर के जो एक थोड़ी सी अनसर्टेनिटी है लैब ग्रोन डायमंड के, उसको लेकर के हम थोड़े से कॉन्फिडेंस है।
इनफैक्ट अगर आप इनका लास्ट 1-2 क्वार्टर का कॉन कॉल देखोगे या मैनेजमेंट का इंटरव्यू सुनोगे, सो मैनेजमेंट इस वाले पार्ट पे काफी कॉन्फिडेंट है कि लैब ग्रोन डायमंड के प्राइसेस जो है वो यहाँ से और ज्यादा फॉल नहीं करेंगे, इस क्वार्टर में भी नहीं हुए हैं। एंड मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया है कि हमें नहीं लगता कि यहाँ से प्राइसेस और ज्यादा फॉल करेंगे। दो बड़े रीजन है इसके। पहला रीजन तो ये है कि कंपनी कह रही कि क्योंकि खुद हम एक मैन्युफैक्चरर है, लैब ग्रोन डायमंड हम खुद मैन्युफैक्चर करते हैं, सो हमको इस चीज का आइडिया है कि उसकी कॉस्ट क्या होती है। और आज के टाइम पे जो लैब ग्रोन डायमंड के प्राइसेस हैं वो ऑलरेडी उस लेवल के आसपास आ चुके हैं जितनी उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है। तो यहां से और फर्दर रिडक्शन हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे लैब ग्रोन डायमंड के प्राइसेस के अंदर। दूसरा रीजन मैनेजमेंट का कहना है कि अगर आप ग्लोबली देखोगे, यूएस में, इजराइल में जितने भी बड़े प्लेयर्स थे जो लैब ग्रोन डायमंड मैन्युफैक्चर करते थे, उनको अपने ऑपरेशंस शट करने पड़े इतने इतने ज्यादा प्राइस फॉल की वजह से। एंड आज के टाइम पे मेनली इंडिया और चाइना, ये दो प्लेयर्स हैं जो इसको अफोर्ड कर पा रहे हैं, इस मैन्युफैक्चरिंग जहां पे चल रही है आज के टाइम पे काफी बड़े लेवल पे। तो ये दो बड़े रीजन है जो मैनेजमेंट जिसकी वजह से कह रहा है कि यहां से और फर्दर फॉल हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं लैब ग्रोन डायमंड के अंदर। एंड इनका फोकस है कि वॉल्यूम के ऊपर इंक्रीज किया जाए, मतलब जो इनके एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं उनकी तरफ से वॉल्यूम को बढ़ाया जाए और ज्यादा वॉल्यूम ग्रोथ आए। और दूसरा हाई टिकट साइज, यानी वॉल्यूम प्लस वैल्यू। अभी तक आप 1 कैरेट 3 कैरेट तक बेच रहे थे, कंपनी कह रही कि अब हमारा टारगेट है 5 7 10 कैरेट का आइटम ज्यादा सेल करें, तो वहां से हमारा वैल्यू ग्रोथ भी आएगा। सो ये इनका टारगेट है। देन इसके बाद कंपनी कह रही कि नेचुरल डायमंड में अगर आप इनका एवरेज प्राइस रियलाइजेशन देखोगे लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में, तो वो थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। क्यों इंक्रीज हुआ है? बिकॉज एक आइटम होता है मेमो सेल्स। मेमो सेल्स का मतलब क्या हो गया कि इन्होंने इन्वेंट्री डिजाइन प्रोडक्ट वगैरह बना के अपने क्लाइंट को भेज दिया है, लेकिन वो सेल्स रियलाइज तब होगा जब उसके स्टोर पे वो जो इन्वेंट्री है वो सेल आउट हो जाएगा। तो कंपनी कह रही है कि वो अभी होना स्टार्ट हुआ इस क्वार्टर में, और क्योंकि वो हमने हाई प्राइस पे भेजा था तो इसलिए एवरेज प्राइस रियलाइजेशन आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा सा हाई दिख रहा है। दूसरा एक और रीजन है, रुपी डेप्रिशिएट हुआ है आपका डॉलर के कंपैरिजन में ऑफ कोर्स लास्ट एक क्वार्टर के अंदर, तो उसका भी बेनिफिट मिला है इनको एवरेज रियलाइजेशन के अंदर। एंड तीसरा पॉइंट मैनेजमेंट कह रहा है कि क्योंकि डायमंड के प्राइसेस इतने ज्यादा फॉल हुए हैं, तो जो इंक्रीमेंटल ऑर्डर आ रहा है हमारे क्लाइंट्स की तरफ से नेचुरल डायमंड के अंदर, वो थोड़े से हाई कैटेगरी के अंदर आ रहा है, तो उसकी वजह से भी एवरेज रियलाइजेशन हमारा इंक्रीज हुआ है। ये 3 रीजन की वजह से। देन जो इनका B2C स्टोर है, जो इनका रिटेल वाला स्टोर है ओरिजिम का, उसका रेवेन्यू कितना आया? सो एज ऑफ Q3 मतलब दिसंबर तक 75 से 78 लाख का टोटल रेवेन्यू वहां से जनरेट हो चुका था। और जब तक ये कॉन कॉल हुआ है कंपनी का, फरवरी के फर्स्ट वीक में इनका कॉन कॉल हुआ है, सो 2 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी अपने 3 स्टोर से अभी तक जनरेट कर चुकी है। मैनेजमेंट का कहना है आगे हमारा एक्सपेंशन प्लान वही है कि टोटल 6 स्टोर्स हम ओपन करेंगे मुंबई में पहले, एंड देन उसके बाद दिल्ली NCR और आपका बैंगलोर के अंदर हमारा फोकस रहेगा Q1 एंड Q2 के अंदर। ई कॉमर्स वाला प्लेटफॉर्म भी इन्होंने रेडी किया अपने ओरिजिम B2C ब्रांड का, ई कॉमर्स का वहां पे प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। और मैनेजमेंट कह रही है कि ऑमनी चैनल प्रेजेंस इस पे बिल्ड करने का हमारा टारगेट है। इसका ब्रेक इवन कैसे रहेगा? सो कंपनी कह रही है कि स्टोर लेवल पे मंथली सेल्स हमारा जब 30 लाख का के आसपास का आने लग जाएगा तो हम ब्रेक इवन कर लेंगे। इन तीनों स्टोर्स पे, जो अभी तक कंपनी के 3 स्टोर्स हैं B2C में, इनमें ऑपरेशनल लेवल पे इन्होंने ब्रेक इवन अचीव कर लिया है। मतलब ऑपरेशन लेवल पे ऑफकोर्स कर लिया है, लेकिन ओवरऑल अगर आप बाकी कॉस्ट ऐड करोगे, एडमिन कॉस्ट हो गया, आपका हेड ऑफिस कॉस्ट हो गया, मार्केटिंग कॉस्ट हो गया, वहां पे ऑफकोर्स अभी ब्रेक इवन नहीं हुआ है। लेकिन ये अच्छा साइन है कि 2-3 महीने के अंदर ही ऑपरेशनल लेवल पे ब्रेक इवन कंपनी अचीव कर चुकी है। अब ये इसमें और कैसा ग्रोथ का लीवर हो सकता है, कितना बड़ा एडवांटेज है, वो अभी आगे हम और डिस्कस करेंगे। देन मार्जिन को लेकर के ऑफकोर्स कंपनी कॉन्फिडेंट है, क्योंकि प्राइसेस में और ज्यादा फॉल ये एक्सपेक्ट कर नहीं रहे हैं, वॉल्यूम ग्रोथ पे फोकस है और हायर टिकट साइज पे फोकस है, तो वहां से मार्जिन में स्टेबिलिटी कंपनी टारगेट कर रही है। ज्योग्राफिकली यूएस इनका सबसे बड़ा मार्केट है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में इस क्वार्टर में इन्होंने कुछ बड़े शिपमेंट्स भेजे हैं जिससे पेमेंट भी आ गया है कंपनी को, तो अच्छा रिस्पांस मिला है ऑस्ट्रेलिया में। मिडिल ईस्ट में कंपनी को थोड़ा बहुत ऑर्डर मिला है, कुछ खास रिस्पांस नहीं है। इसके अलावा कंपनी कह रही है कि मेन हमारा जो फोकस है आज के टाइम पे वो इंडियन मार्केट के ऊपर है, इसको हम ग्रो करना चाहते हैं। देन उसके बाद यूरोप वगैरह पे हम फोकस करेंगे। देन एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर्टिफिकेशन का, गोल्ड ज्वेलरी या डायमंड ज्वेलरी सर्टिफिकेशन का। सो मैनेजमेंट कह रही है कि यूएस में जब लैब ग्रोन डायमंड स्टार्ट हुआ था इनिशियली, तब वहां पे जो रिटेलर्स हैं उनको एक तरीके से मैंडेटरी था सर्टिफिकेशन का, मतलब उनके स्टोर में जितनी भी इन्वेंट्री थी उसका उनको सर्टिफिकेशन करवाना मैंडेटरी था कि कितना लैब ग्रोन डायमंड है, कितना आपका नेचुरल डायमंड ज्वेलरी है, और उसको सेपरेट करना होता था। आज के टाइम पे हम इस चीज को देख रहे हैं, क्योंकि कंपनी का कहना है कि यूएस जो है, अमेरिका जो है, वो आपका सबसे लार्जेस्ट डायमंड कंजम्पशन मार्केट है, और स्टोर लेवल पे 50% से ज्यादा जो सेल्स हो रही है आज के टाइम पे वो लैब ग्रोन डायमंड की हो रही है।
इसकी वजह से, क्योंकि एक्सेप्टेंस इतनी ज्यादा बढ़ गई है वहां के मिडिल क्लास के अंदर लास्ट 3-4 ईयर्स में, जो भी एजुकेट किया गया उनको, सो इसकी वजह से जो वहां के रिटेलर्स हैं, जो हमारे क्लाइंट्स हैं, वो सर्टिफिकेशन के लिए डिमांड नहीं कर रहे हैं। एटलीस्ट जो इनिशियल लेवल के, जो एंट्री लेवल की जो ज्वेलरी होती है 1 कैरेट, 2 कैरेट, 3 कैरेट की लैब ग्रोन डायमंड के अंदर, उसमें फर्दर और आपका सर्टिफिकेशन का डिमांड नहीं आ रहा है, सर्टिफिकेशन की रिक्वेस्ट नहीं आ रही है। ये एक्चुअली नेगेटिव है। जो एक कंपनी अभी लिस्ट हुई है कुछ टाइम पहले इस इंडस्ट्री के अंदर, आईजीआई करके, सो वैसी कंपनी के लिए नेगेटिव है, बिकॉज उनका जो आई बिलीव जो मॉडल है मेन, वो सर्टिफिकेशन का ही है। एंड लैब ग्रोन में क्योंकि इंक्रीमेंटली और ज्यादा रिक्वेस्ट नहीं आ रहा है रिटेलर्स की तरफ से, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव है उस कंपनी के लिए। अब कितना ओवरऑल इंपैक्ट पड़ेगा इस पे हम डायरेक्टली कमेंट नहीं कर सकते, बिकॉज ऑफ कोर्स हमको थोड़ा डीपली स्टडी करना पड़ेगा, मैनेजमेंट कैसा फील कर रहा है, कैसा गाइडेंस दे रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम व्यू बना सकते हैं। लेकिन ये समझ में आ रहा है कि जो वहां के रिटेलर्स हैं वो इंक्रीमेंटली अब कम कम डिमांड कर रहे हैं इस चीज की, कि उनको सर्टिफिकेशन करवाना है अपना लैब ग्रोन डायमंड का, जो कि इनिशियली काफी ज्यादा था, एक तरीके से मैंडेटरी था। देन इसके बाद गोल्डियम का अगर आप प्रेजेंस देखोगे यूएस के अंदर, तो कंपनी मेजर रिटेलर्स को तो सप्लाई करती है, प्लस वहां पे जो मॉम एंड पॉप स्टोर्स होते हैं उनको भी कंपनी अपने इन्वेंट्री वगैरह सप्लाई करती है। मेजर रिटेलर्स को ये खुद डायरेक्टली सप्लाई करते हैं, और जो इनके जो सिंगल सिंगल स्टोर्स होते हैं, मॉम एंड पॉप स्टोर्स जो हैं, उनको कंपनी होलसेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू सप्लाई करती है। बिकॉज ऑफ कोर्स अगर आप एक एक स्टोर पे खुद सप्लाई करने जाओगे तो आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। सो इनके जो होलसेलर्स और ये जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, इस वाले चैनल से पर्टिकुलरली कंपनी को एनुअली $6 to 6.5 मिलियन का रेवेन्यू आता है। नाउ इनका ग्रोथ स्ट्रेटेजी कैसा है, तो इंडिया में जब इनका अगर आप कॉम्पिटिटर देखते हो, जैसे स्काई गोल्ड B2B मैन्युफैक्चरर है, या आरबीजेड B2B मैन्युफैक्चरर है, तो स्काई गोल्ड और आरबीजेड का अगर आप ग्रोथ लीवर देखोगे तो 2-3 ग्रोथ लीवर है इन कंपनीज के पास में। सबसे बड़ा ग्रोथ लीवर है उनका एक तो न्यू क्लाइंट एक्विजिशन, क्योंकि इस इंडस्ट्री में अभी भी हम देखते हैं कि 70-60% जो मार्केट शेयर है वो अनऑर्गेनाइज रिटेल ज्वेलर्स के पास में है। तो जितना जल्दी जो मार्केट शेयर है वो आपका रिटेल ज्वेलर, ऑर्गेनाइज रिटेल ज्वेलर गेन करता जाएगा, उतना ज्यादा क्लाइंट एक्विजिशन का चांस स्काई गोल्ड और आरबीजेड के लिए बढ़ेगा। तो सबसे पहला इनका ग्रोथ लीवर क्या हो गया, न्यू क्लाइंट एक्विजिशन। दूसरा इन कंपनीज के लिए ग्रोथ लीवर हो जाता है एग्जिस्टिंग क्लाइंट का आप परचेज शेयर इंक्रीज करते जाते हो। जैसे फॉर एग्जांपल कल्याण को हम देखते थे पहले, अपने टोटल इन्वेंट्री का हार्डली 6-7% वो स्काई गोल्ड से लेता था। आज के टाइम पे आई थिंक 10-12% जो उसका इन्वेंट्री है वो स्काई गोल्ड से परचेज करता है। तो एग्जिस्टिंग क्लाइंट का जब आप वॉलेट शेयर और गेन करते चले जाते हो, मार्केट शेयर गेन करते चले जाते हो, ये हो गया आपका दूसरा ग्रोथ लीवर। तीसरा ग्रोथ लीवर क्या हो रहा है, जो हमने पीएन गडगिल के कॉन कॉल में भी देखा था कुछ टाइम पहले, कि जो आपके अनऑर्गेनाइज रिटेलर्स हैं, जो अनऑर्गेनाइज रिटेल ज्वेलर्स हैं, वो भी अपने मॉडल को आज के टाइम पे चेंज करके ऑर्गेनाइज ज्वेलर बनते चले जा रहे हैं। सो वहां वो जो ऑर्गेनाइज बन रहे हैं और अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो अगेन वो भी स्काई गोल्ड, आरबीजेड जैसे जो मैन्युफैक्चरर हैं उनके क्लाइंट बन रहे हैं। तो ये 2-3 बड़े ग्रोथ लीवर हैं स्काई गोल्ड और आरबीजेड के पास में। जब आप देखते हो इसको गोल्डियम के साथ में, तो क्योंकि वहां की जो मार्केट है, यूएस की जो रिटेल ज्वेलर मार्केट है, वो ऑलरेडी काफी अच्छी ऑर्गेनाइज मार्केट है। सो इनके पास में जो सबसे बड़ा ग्रोथ लीवर बच जाता है वो मार्केट शेयर गेन करने का बन जाता है। अब अगर आप डेटा देखोगे तो कंपनी का लास्ट 3-4 ईयर्स में जो क्लाइंट बेस है वो ऑलमोस्ट डबल हो गया है। 3-4 साल पहले 1500 से 2000 रिटेलर्स थे इनके पास में, आज के टाइम पे 3000 से 3500 रिटेलर्स हो गए हैं। स्टिल मैनेजमेंट क्या बोल रहा है कि जो आप हमारी ग्रोथ देख रहे हो रेवेन्यू में, बिजनेस में, मार्केट शेयर में, वो ग्रोथ मेनली आ रही है एग्जिस्टिंग क्लाइंट के थ्रू। जो नए क्लाइंट हमने गेन किए, एक्वायर करें, ऑफकोर्स वो आगे चल के कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन आज के टाइम पे जो हमारा मेन रेवेन्यू आ रहा है, जो ग्रोथ हमारा आ रहा है वॉल्यूम के अंदर, वो एग्जिस्टिंग क्लाइंट का, जब हम ज्यादा मार्केट शेयर गेन करते जा रहे हैं या फिर स्टोर लेवल पे ज्यादा आइटम हम सेल करते जा रहे हैं, तब उससे हमको ज्यादा ग्रोथ आ रहा है। यानी न्यू क्लाइंट एक्विजिशन का ग्रोथ नहीं है, यहाँ पे एग्जिस्टिंग क्लाइंट से ज्यादा ग्रोथ आ रहा है कंपनी को। और मैनेजमेंट कह रहा है कि यही ग्रोथ लीवर मेनली हमको नेक्स्ट 3-4-5 ईयर्स में हेल्प करेगा अपने ग्रोथ को सस्टेन करने में। देन मैनेजमेंट कह रही है कि वहां का जो ई कॉमर्स बिजनेस है ऑलरेडी काफी अच्छा कर रहा है, एंड हमारा मानना है कि 20 से 25% का जो सेल्स है हमारा आगे चल के आता रहेगा इस ई कॉमर्स वाले डिवीजन से। ये कंपनी के लिए नेगेटिव वर्किंग कैपिटल वाला बिजनेस है, बिकॉज जो ये सोर्सिंग करते हैं डायमंड की, उनको ये काफी लंबे टाइम के बाद पे करते हैं, और इनका जो पेमेंट टर्म है वो उसमें 7 से 30 डेज का है आई थिंक। तो एक तरीके से नेगेटिव वर्किंग कैपिटल है कंपनी का। तो ये इससे मैनेजमेंट कह रही है कि लास्ट 2-3 ईयर्स में जो ई कॉमर्स बिजनेस में ग्रोथ हुई है, उससे हमारे ओवरऑल बिजनेस में कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी काफी कम हो गई है। तो इसको हम इसी लेवल पे मेंटेन करके रखना चाहते हैं।
देन ओवरऑल ग्रोथ का कैसा गाइडेंस दिया इन्होंने? सो मैनेजमेंट कह रहा है कि नेक्स्ट 4 इयर्स के अंदर हमारा मानना है कि टोटल रेवेन्यू हमारा इंक्लूडिंग ऑरिजेम, हमारे ग्रुप का रेवेन्यू जो है वो डबल हो जाएगा। ये हमारा ओवरऑल टारगेट है। सिर्फ अगर हम एक्सपोर्ट बिजनेस की बात करें तो उसका हम डायरेक्शनली जो टारगेट रख रहे हैं वो 10 to 15% का रख रहे हैं, बट ऑफकोर्स एफर्ट रहेगा उसको और इंक्रीज करें। इंक्लूडिंग ऑरिजेम जो B2C वाला इंडिया का बिजनेस है उसको इंक्लूड करके मैनेजमेंट कह रहा है कि नेक्स्ट 4 इयर्स में रेवेन्यू को डबल करने का टारगेट है। मतलब नंबर टर्म में अगर आप देखोगे तो 18% के आसपास का ग्रोथ कंपनी प्लान कर रहा है नेक्स्ट 4 इयर्स के अंदर। देन मैनेजमेंट का कहना है कि हमारा जो मार्जिन है, अब अगेन सबसे मेन एडवांटेज आप बोल सकते हो इस कंपनी का B2C मॉडल के अंडर। सो क्योंकि ये कंपनी एंड टू एंड सारी चीजें खुद करती है, मतलब डायमंड की सोर्सिंग से लेकर के उसका मैन्युफैक्चरिंग, डिजाइनिंग, सप्लाई सब कुछ खुद मैनेज करती है। तो कंपनी कह रही है कि इंडिया में जो अदर प्लेयर्स हैं, जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं, उनके कंपैरिजन में जो हमारा ग्रॉस मार्जिन है वो काफी हाई होगा। मतलब बाकी जो फाइन ज्वेलरी में जो काम करते हैं उनका आप देख सकते हो 25 से 30% के बीच में मार्जिन होता है ग्रॉस मार्जिन। हमारा ग्रॉस मार्जिन जो है वो 50% के रेंज में होगा, एंड वो भी तब जब प्राइसिंग में हम बहुत कॉम्पिटिटिव रहेंगे। सो कंपनी कह रही है कि 15 से 40% हमारा जो प्राइसिंग है वो कम है हमारे कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में। तो इतना प्राइस क्यों कम रख पा रही है कंपनी? बिकॉज सारी चीजें कंपनी खुद मैनेज करती है। वही मैन्युफैक्चरिंग खुद इनका इन हाउस है, डिजाइनिंग खुद इनका इन हाउस है, एंड उस पर एक और एडवांटेज क्या है कि इनको 30-35 ईयर्स का एक्सपीरियंस है वेस्टर्न मार्केट में, यूएस मार्केट में, कि वहां पे इन्होंने डिजाइन वगैरह बनाए हैं। सो जितने भी बड़े रिटेलर्स हैं यूएस के, टिफिनी वगैरह, वॉलमार्ट वगैरह, उन सबके लिए कंपनी खुद डिजाइनिंग करती आई है इतने सालों से। एंड हमने इंडिया में तो ये ट्रेंड देखा ही है कि जो चीज वहां पे सक्सेसफुल हो जाती है देन उसके बाद हम यहाँ पे फॉलो करते हैं, उस ट्रेंड को यहाँ पे फॉलो किया जाता है। चाहे वो आपका आपका फैशन कैटेगरी हो, फूड कैटेगरी हो, या टेक कैटेगरी हो, किसी भी कैटेगरी में आप देखोगे तो ये ट्रेंड हम हर एक सेक्टर के अंदर देखते हैं। सेम कंपनी कह रही है कि ये ट्रेंड क्योंकि इंडिया में भी फॉलो करा जाएगा एंड हमारे पास ऑलरेडी एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, तो उसको हम बहुत अच्छे से लिवरेज कर पाएंगे इंडियन मार्केट में, एंड एक ये हमको एज देगा हमारे कॉम्पिटिटर्स के अगेंस्ट में। सो ये एक तरीके का आप इनको मोट बोल सकते हो जो कंपनी ने बिल्ड किया है अपना। देन इनका क्रेडिट टर्म कैसा रहता है? सो यूएस मार्केट में जो इनका B2B का बिजनेस है उसमें जो इनके होलसेलर्स हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनके साथ में 150 से 180 डेज का क्रेडिट टर्म रहता है कंपनी का। जो इनके रिटेलर्स हैं उनके साथ में 90 से 120 डेज का रहता है, डिपेंड करता है कि कोई बहुत बड़ा क्लाइंट है तो उसमें 120 डेज का टर्म होता है। और जो इनका ऑनलाइन सेल्स का डिवीजन है, ई कॉमर्स का डिवीजन है, उसमें 7 डेज से 30 डेज का क्रेडिट पीरियड रहता है। तो इसी में नेगेटिव वर्किंग कैपिटल है कंपनी का। देन इंडियन मार्केट में B2C में आगे का कैसा आउटलुक है? सो मैनेजमेंट कह रहा है कि पहला हमारा काम ये है कि हम एक ब्लूप्रिंट रेडी करना चाहते हैं, मतलब बेसिकली मार्केट को प्रूव करना चाहते हैं कि लैब ग्रोन डायमंड का इंडिया में बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत बड़ा स्कोप है, जो कि अगर आप लॉजिकली देखो तो लगता भी है, बिकॉज प्राइस में बहुत बड़ा गैप है। 4.55 लाख का आपका नेचुरल डायमंड का प्रोडक्ट आता है, एक ज्वेलरी प्रोडक्ट आता है। सेम अगर आप देखोगे तो वो लैब ग्रोन में 50-60 थाउजेंड का आता है। तो प्राइस में बहुत बड़ा गैप है। मैनेजमेंट कह रहा है कि स्ट्रैटेजी यही है कि यहाँ के ऑडियंस को, यहाँ के कस्टमर्स को, कंज्यूमर्स को हमको एजुकेट करना है, अवेयर करना है कि आइडेंटिटी अगर आप देखोगे तो दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ इनके ओरिजिन में डिफरेंस है। सो जैसे जैसे कंज्यूमर्स को ये चीज समझ में आती जाएगी तो एक बहुत बड़ा डिमांड, हम एक बहुत बड़ा ग्रोथ हम इंडियन मार्केट में भी एक्सपेक्ट करते हैं। और इनका कहना है कि इस कैलेंडर ईयर के एंड तक हमारा प्लान है कि 20 से 25 स्टोर्स हम ओपन कर देंगे। 6 स्टोर्स ऑफकोर्स ये मुंबई में पहले ओपन करेंगी, देन उसके बाद दिल्ली, एनसीआर, बैंगलोर के अंदर इनका फोकस रहेगा। और ओवरऑल जब इनका ये 20-25 स्टोर्स जो है उसमें जितना ये ब्रेक इवन एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना ब्रेक इवन आ गया, परफॉर्मेंस अच्छा आया, तो मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है कि नेक्स्ट 4-5 ईयर्स के अंदर 150 से 200 स्टोर्स हम ओपन करेंगे पैन इंडिया लेवल पे। सो बेसिकली मैनेजमेंट क्या कह रहा है कि आज के टाइम पे इस इंडस्ट्री में कोई बड़ा प्लेयर नहीं है, हमारे पास एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज है, हमारे पास एक्सपीरियंस है प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग का, प्रोडक्ट डिजाइनिंग का। ऐसे यूनिक डिजाइन हम लेकर के आएंगे इंडिया में जो अभी है ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं है, बिकॉज और कोई प्लेयर इस इंडस्ट्री के अंदर है ही नहीं। एंड बाकी जितने भी आप बड़े प्लेयर्स देख रहे हो वो प्रोबेबली इस चीज का वेट कर रहे हैं कि एक बार कोई एक प्लेयर आए, वो मतलब एक मॉडल शो करे कि इस चीज की डिमांड है, ग्रोथ किया जा सकता है, स्केलेबल किया जा सकता है इस मॉडल को। उसके बाद प्रोबेबली वो प्लेयर भी इस वाले सेगमेंट को टैप करना स्टार्ट करेंगे। बट तब तक के लिए एटलीस्ट नेक्स्ट 2-3 ईयर्स के लिए हमारे पास एक क्लियर ग्रोथ रनवे है, जिसको अगर हमने अच्छे से एग्जीक्यूट किया तो काफी अच्छे नंबर्स हम अचीव कर सकते हैं अगले 2-3 ईयर्स के अंदर। अब क्योंकि इनका ग्रॉस मार्जिन हाई रहेगा, बिकॉज वही पॉइंट है, सारा एंड टू एंड कंपनी खुद मैनेज कर रही है, प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस अच्छा है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपीरियंस अच्छा है। सो कंपनी कह रही है क्योंकि हमारा ग्रॉस मार्जिन हाई रहेगा
तो उससे सबसे अच्छी चीज क्या होगी कि ब्रेक इवन हमारा जल्दी अचीव हो जाएगा, और ब्रेक इवन जल्दी अचीव होगा हमारा, इसका मतलब आरओसी का नंबर भी हमारा अच्छा रहेगा। सो नॉर्मली मैनेजमेंट कह रहा है कि रिटेल ज्वेलरी इंडस्ट्री के अंदर आप देखते हो कि 4 इयर्स का टाइम लगता है पे बैक के अंदर। पे बैक का मतलब क्या हुआ, एक स्टोर को ओपन करने में आपका जितना कैपिटल लगा उसको उसका रिटर्न आपको कितने टाइम के अंदर मिलता है। सो कंपनी कह रही है कि पे बैक पीरियड अगर आप देखोगे रिटेल में नॉर्मली 4 इयर्स का रहता है। क्योंकि इस मॉडल में हमारा ग्रॉस मार्जिन हाई है, हमारा आरओसी का नंबर हाई होगा, तो हमारा मानना है कि एटलीस्ट मिनिमम 3 इयर्स के अंदर जो है वो हम सारा कैपिटल जो है वो पे बैक कर लेंगे। मतलब पे बैक पीरियड हमारा बेसिकली 3 इयर्स हो जाएगा मिनिमम, अगर ये चीजें अच्छे से एग्जीक्यूट हुई तो। सो आई मीन ग्रोथ लीवर्स बहुत लगते हैं, स्कोप काफी अच्छा लगता है। अब वही है, हमको ट्रैक करते रहना है कि इनका एग्जीक्यूशन किस तरीके का होता है और आगे कंज्यूमर्स का कैसा रिस्पॉन्स आता है। अभी तक क्या लर्निंग रही है इनकी रिटेल स्टोर्स के थ्रू। सो मैनेजमेंट कह रहा है कि एक जो बड़ी चीज हमने देखी है कि मेड टू ऑर्डर्स हमारे पास बहुत आए हैं। मेड टू ऑर्डर्स क्या होता है, जैसे गाडगिल को आप देखोगे तो उसका 1/3 जो बिजनेस है आज के टाइम पे वो मेड टू ऑर्डर से आता है। उसमें आई मीन जैसे आपके लोकल ज्वेलर्स के साथ में आप करते हो ट्रेडिशनली, या आपके जो फैमिली ज्वेलर्स होते हैं, कस्टमर जाता है खुद से कस्टमाइज ऑर्डर देता है, एंड देन कुछ टाइम के बाद जो आपका ज्वेलर है वो आपके अकॉर्डिंग, आपके डिजाइन के अकॉर्डिंग, आपकी नीड के अकॉर्डिंग उसको मैन्युफैक्चर करके डिजाइन करके आपको सप्लाई करता है। सो ये हो गया मेड टू ऑर्डर। कंपनी कह रही है कि हमारे पास क्योंकि सप्लाई चेन हमारी अच्छी थी, तो जो ये चीज हमको एक्सपेक्टेड नहीं थी कि हमारे पास इतना मेड टू ऑर्डर आएगा, सो हमने सक्सेसफुली इसको मैनेज किया। दूसरा बड़ा लर्निंग हमारे पास हमारे लिए ये रहा कि सरप्राइजिंगली मुंबई मार्केट में हमने कुछ एरियाज में देखा कि कस्टमर्स काफी ज्यादा अवेयर हैं लैब ग्रोन डायमंड को लेकर के। मतलब उनको ये एजुकेशन है कि वैसे अगर देखा जाए तो कोई डिफरेंस नहीं है लैब ग्रोन डायमंड और नेचुरल डायमंड में, सिर्फ ओरिजिन में डिफरेंस है, और इसकी एक्सेप्टेंस बढ़ गई है ऑफकोर्स उस मार्केट के अंदर। हाँ, ब्रॉडर लेवल पे मैनेजमेंट इस चीज को एक्सपेक्ट कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है कि हमको काफी एफर्ट डालना पड़ेगा कि पूरे ऑडियंस को, ब्रॉडर ऑडियंस को इस चीज को अच्छे से एक्सप्लेन किया जाए, उनको अच्छे से एजुकेट किया जाए इस बारे में, तभी हम उस बड़े लेवल की ग्रोथ को अचीव कर पाएंगे। सो बाकी ओवरऑल कॉन कॉल यही है। देन एक और पॉइंट अगर आप देखोगे, सो मैनेजमेंट क्या कह रहा है कि आपका हाई आरओसी बिजनेस है, हाई आरओई बिजनेस है, तो ऑफकोर्स इसका मतलब एक अच्छा ग्रोथ रनवे रह सकता है हमारे लिए आने वाले ईयर्स के अंदर। बाकी ग्रोथ का गाइडेंस अगर हम देखें तो 4 इयर्स के अंदर रेवेन्यू ओवरऑल कंपनी डबल करने को देख रही है। तो ये पूरा कॉन कॉल वाला पार्ट था गोल्डियम इंटरनेशनल का। रिजल्ट अच्छे हैं, मॉडल भी आप बोलोगे यूनिक है। आई मीन इसको रिटेल वाले पार्ट पे भी आप रख सकते हो, और थोड़ा सा मैन्युफैक्चरिंग वाला या B2B वाले पार्ट पे भी हम इसको रख सकते हैं। तो थोड़ा सा यूनिक मॉडल है कंपनी का। सबसे अच्छी चीज ये लगती है कि लैब ग्रोन डायमंड जो एक बजिंग वर्ड हम देखते हैं इस इंडस्ट्री के लिए, उसमें कंपनी फोकस कर रहा है, उस पर कैटर करने का इनका टारगेट है। यूएस के अंदर सक्सेसफुली कर चुके हैं, इंडिया के अंदर कंपनी एक बहुत बड़ा ग्रोथ स्कोप देख रहे हैं आने वाले सालों के अंदर। सो वही एग्जीक्यूशन हमको ट्रैक करना है। अब पॉइंट क्या बन जाता है कि मॉडल जरूर इंटरेस्टिंग लगता है, लेकिन अगर मैं इसको अपॉर्चुनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो जो ऑलरेडी वॉच लिस्ट में कंपनीज हैं या जिन कंपनीज को हम ऑलरेडी ट्रैक कर रहे हैं, चाहे वो रिटेल स्पेस पे हो या आपका B2B स्पेस पे हो, उनमें ज्यादा बेटर डील लगती है करंट लेवल पे। बिकॉज गोल्डियम का अगर आप गाइडेंस देखोगे मैनेजमेंट का, सो 18-20% का गाइडेंस है। वही 4 इयर्स में रेवेन्यू डबल करना है तो 18-20% का गाइडेंस हो गया। लेकिन वो सारी कंपनीज को अगर हम देखें रिटेल्स में, जैसे गाडगिल है आपके पास, कल्याण है, और भी कुछ छोटे ज्वेलर्स हैं जो ऑलरेडी 30-40% पे ग्रो कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग में B2B स्पेस में आपके पास स्काई गोल्ड है, RBZ है, जो 70-80-40-50% के रेंज में ग्रो कर रहे हैं। गाइडेंस भी इतना ही उनका नेक्स्ट 2-3 इयर्स का। सो आई मीन अपॉर्चुनिटी वाइज अगर हम देखें तो वॉच लिस्ट कंपनी ज्यादा बेटर प्लेस नजर आ रही है कंपेयर टू गोल्डियम। लेकिन ऑफकोर्स रडार में रखने लायक ये बिजनेस है, बिकॉज इनके लिए सबसे बड़ा ग्रोथ लीवर होगा कि अगर अच्छा रिस्पॉन्स मिला इनको कंज्यूमर से, एंड ये चीज अच्छे से एग्जीक्यूट करी कंपनी ने, सो इनका जो रिटेल वाला बिजनेस है उसके लिए मैनेजमेंट कह रहा है कि नेक्स्ट 2-3 इयर्स के अंदर ऑलमोस्ट 25 से 30% हमारे रेवेन्यू में ये कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो उसका मतलब इसका ग्रोथ काफी अच्छा हो सकता है, लेकिन उसके लिए वेट करना पड़ेगा। देखते हैं आने वाले क्वार्टर्स में उसका कैसा परफॉर्मेंस रहता है। एंड बाकी ऑफकोर्स ट्रैकिंग इसका कंटिन्यू रहेगा। आपके जो भी डाउट्स हैं शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।